नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने आरपीएससी के फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 80 तक विचार किया था। अब नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 81 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि द मैक्सिमम बाइनरी काउंट ऑफ ए 5 बिट काउंटर, देखो 5 बिट काउंटर कोई है, इज इक्वल टू विच ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर, यानी कि जो 5 बिट काउंटर का जो मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल होगा डेसिमल नंबर में। तो देखो इसके लिए एक सिंपल एक बेसिक फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला क्या है आपका? 2n-1। n यहाँ पर बिट है आपका। आपको आपके क्वेश्चन में कितना बिट दिया गया है? 5 बिट दिया गया है। आपको n की जगह 5 पुट करना है और 2 की पावर 5 यानी कि 32 होगा। 32 - 1 क्या होगा आपका? 31 आपका आंसर हो जाएगा। और वो कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 31 तक होगा। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 81 जो है उसका आंसर क्या होगा? 31 होगा, 2 आपका आंसर होगा आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 82 पर विचार करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग ऑन ए स्प्रिंग इज गिवन बाय, देखो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट कर रहा है स्प्रिंग के साथ में, उसका आपको डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार दिया हुआ है। इफ द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली डिस्प्लेस्ड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, कि अगर आपने उस ऑब्जेक्ट को नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है एंड गिवन ए नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी जो वेलोसिटी भी आपने क्या दी है? नेगेटिव दी है। देन द फेज कांस्टेंट फाई इज बिटवीन, तो वो कह रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आपको फाई बताना है, ये फाई की असल में स्थिति क्या होगी। तो देखो इसके लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को जब मैं स्प्रिंग से जोड़ूंगा तो क्या होगा? वो ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन से। ये उसकी मीन पोजीशन है और उस मीन पोजीशन से वो क्या कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने क्या किया? एक्स को मैंने यहाँ नेगेटिव ले लिया और इस पॉइंट के उधर मैंने आपको पॉजिटिव ले लिया। यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, आप चाहो तो यहाँ पे स्प्रिंग वाला भी बना सकते हो आप, ठीक है? कि मीन पोजीशन से वो इधर जाता है तो क्या होगा? -x होगा, और इधर जाता तो क्या होगा? +x होगा। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट आपका। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है? डिस्प्लेसमेंट -x होगा और वेलोसिटी भी क्या होगी? माइनस, यानी कि नेगेटिव होगी। सबसे पहले अपन मीन पोजीशन की बात करते हैं ना। जब वो यहाँ पर होगा तब टाइम क्या होगा आपका? 0 होगा आपका। और आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट जो x है वो असल में क्या होगा? -x होगा। अब देखिए इस t0 पर अब आप इसको क्या कर रहे हो? -x डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो। तो मैंने क्या किया? जैसे ही मैंने t को 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला इस प्रकार मॉडिफाइड हो जाएगा। और जहाँ पर जो एक्स एम है वो असल में आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है, जो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चेंज होगा तो केवल इसमें ही चेंज होगा। अब देखो कि एक्स एम पॉजिटिव है और कोस फाई जो किसके बराबर आ रहा है? -x के बराबर आ रहा है। मतलब कोस फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस में वैल्यू होगी आपकी, है ना? आपको रिमेंबर रखना है, कोस फाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है। आप देखो इधर इसके अकॉर्डिंग, है ना, कोस की वैल्यू माइनस है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये हमारा एक रूल होता है, ESTC वाला रूल होता है। पहले क्वाड्रेट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेट में केवल टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेट में केवल कोस पॉजिटिव होता है। हमारा कंडीशन क्या है? कोस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो कोस इसमें भी नहीं हो सकता, कोस इसमें भी नहीं हो सकता। कोस या तो इस क्वाड्रेट में होगा या इस क्वाड्रेट में। ये क्वाड्रेट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये क्वाड्रेट होता है 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, π/2 से स्टार्ट होता है और पूरा घूम के कहाँ तक जाता है? 3π/2 तक जाता है ना? 3π/2 तक जाता है। यानी कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में नेगेटिव में है तो आपका कोस फाई की जो वैल्यू है वो π/2 से 3π/2 के बीच में कहीं ना कहीं होगी आपकी फाई की वैल्यू। अब देखो हमें एक कंडीशन और दी गई है कि हमारी वेलोसिटी भी नेगेटिव है ना? कुछ मत कीजिए आप इसको वन टाइम जो है आप टाइम के रेस्पेक्ट में आप अगर इसे डिस्प्लेसमेंट करोगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे आप अगर, तो आपको सिंपली वेलोसिटी मिल जाएगी ना। आपको वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, आपके माइनस सिंबल जो वो आगे आ जाएगा, एक ओमेगा एक्स्ट्रा आ जाएगा और साइन फाई आ जाएगा, और कंडीशन टी वाली ही लगानी है आपको, ठीक है? t = 0 वाली।
ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब साइन पॉजिटिव कहाँ रहता है, या तो साइन पॉजिटिव यहाँ रहता है या साइन पॉजिटिव यहाँ रहता है। तो इसके वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में फाई की पोजीशन कहाँ आएगी, वो आएगी 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक पोजीशन आएगी। अब दोनों कंडीशन को मैच कराते हैं कि फाई की स्थिति क्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग फाई की स्थिति यहाँ और यहाँ बन रही है, इसके अकॉर्डिंग फाई की स्थिति यहाँ और यहाँ बन रही है। तो असल में फाई की रियल पोजीशन क्या होगी, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। यानी कि जो फेज कांस्टेंट फाई होगा वो कहाँ होगा, वो असल में पाई/2 से लेकर के और पाई के बीच में होगा, पाई/2 से पाई रेडियन के बीच में होगा। तो आपका आंसर नंबर 2 जो है आपका वो सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर बात करते हैं। 83 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि ए 0.46 माइक्रोमीटर थिक सैंपल ऑफ गैलियम आर्सेनिक इज इलस्ट्रेटेड विथ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी इतनी। यानी कि कोई भी एक हमारे पास सैंपल पड़ा है गैलियम आर्सेनिक का, उसकी थिकनेस हमें दी हुई है, उस पर जो एक फोटोन की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिराई जा रही है, उसकी वैल्यू ये है। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा इज, यानी कि अगर वो गैलियम आर्सेनिक इस फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। द पावर इंसिडेंट ऑन द सैंपल इज, और उस पर जो पावर जो इंसिडेंट की जा रही है, मतलब जो फोटोन की जो एनर्जी से जो पावर बन रही है वो इंसिडेंट इतनी हो रही है। द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सैंपल पर सेकेंड, यानी कि इस सैंपल द्वारा कितनी जो आपकी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जा रही है, ये अपने को पता लगाना है। तो जो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है उसका ये भी एक फिक्स फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है। देखो जो मान लिया गैलियम आर्सेनिक सैंपल है आपका, इसकी थिकनेस अपने इतनी दी हुई है, इसके ऊपर कोई एच न्यू जो एनर्जी है वो इसके ऊपर गिर रही है, इसके जो भी पैरामीटर्स है, थिकनेस है आपका, फोटोन एनर्जी जो आपका है, और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है आपका, और पावर इंसिडेंट, ये चारों आपको गिवन है, मैंने राइट डाउन कर दी हैं। अब देखो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए सैंपल पर सेकेंड, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, P यानी कि पावर इज इक्वल टू P0, मतलब ओरिजिनल पावर, इनिशियल जो पावर थी उसकी, डॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। अगर आपको फॉर्मूला रिमेंबर है अगर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। P0 जो है आपको ये वाली दी हुई है, ई की पावर ये आपका अल्फा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम आएगी। वो क्या आएगी कि यहाँ तो ठीक है, लेकिन ई की पावर माइनस 2.3 की वैल्यू आपको नहीं पता होगी। तो सिंपली करना है कि आपको क्वेश्चन में ही गौर करना है कि ई की पावर माइनस 2.3 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.1 गिवन है। अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो क्या करना है, केवल 0.3 की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब तो केवल पुट करते क्या होगा, बस मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, इन वोट आ जाएगा। हमारे से जो आंसर मांगा गया है वो किस में मांगा गया है, ये आंसर हमारे, अच्छा ठीक, इसमें कोई यूनिट कोई भी हमें दी हुई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻³ वोट आपका हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखो ये तो क्या, ये जो अपने निकाला वो क्या निकाला, वो अपने निकाला एब्जॉर्प्शन निकाला, कि एब्जॉर्प्शन कितना होता है। हमें निकालना है एब्जॉर्प्शन पर सेकंड निकालना है। एब्जॉर्प्शन पर सेकंड मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट जो पावर दी गई थी और जो बाद में जो ट्रांसमिटेड पावर हुई उसमें से इसको घटा देंगे अपन, तो क्या होगा, वो हमारा एब्जॉर्प्शन निकल जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो 10 मिली वोल्ट जो थी वो इनिशियली इसके फॉल डाउन हुई थी और उसने कितनी पावर का एब्जॉर्प्शन किया वो अपन ने निकाल लिया, उसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 10 - 1 = 9 मिली वोट जो होगी वो असल में हमारा आंसर होगा। यानी कि सिंपल इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो, 3 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड, ये इसका एग्जैक्टली क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ये होगा 9 × 10⁻³, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इन्होंने यहाँ पे यूनिट नहीं दिया, इनको यूनिट देना चाहिए था यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 पर बात करते हैं। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज एक्टेड अपॉन बाय ए सिंगल फोर्स। देखो कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, उस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। F0 एंड K आर कांस्टेंट, दोनों के एक्चुअली आपके कांस्टेंट है, केवल x ही आपका वेरिएबल है। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी कि पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया गया, यानी कि x = 0 पॉइंट पर उसको रिलीज किया गया है, और t = 0 पर रिलीज किया गया है, v = 0 पर रिलीज किया गया है। इट विल अटेंड ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको वो कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेंड करेगा अगर उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया गया हो तो।
और हमें जो आंसर चाहिए वो भी हमें इस F0 कांस्टेंट की फॉर्मेट में ही आंसर चाहिए। तो देखो सिंपल इसने कहा है कि आपका f जो आपका है वो इस प्रकार दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों आपके कांस्टेंट हैं। इनिशियली x आपका 0 है, तो आपको पता है कि जो कोई पार्टिकल पर कोई बल कार्य करता है और हमसे कोई काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस पार्टिकल पर जो कार्य किया गया उस कार्य की वजह से उसके अंदर क्या हुआ, मोमेंट हुआ, उसमें काइनेटिक एनर्जी आई। इस प्रकार के प्रश्न को हमेशा किससे सॉल्व करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करते हैं। यानी कि वर्क डन बाय द पार्टिकल वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं अगर, तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, चेंज होता है। जो आपका वर्क होता है उसको आप F डॉट डेल्टा एक्स लिख सकते हैं इन फॉर्मेट ऑफ फोर्स, और वहाँ पर डेल्टा एक्स लिया है तो मैंने इसका इंडिकेट कर दिया है यहाँ पर। और काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, के एफ माइनस के आई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वो कंडीशन क्या दी हुई है कि इनिशियली x इक्वल टू 0 है, तो t भी क्या होगा, 0 होगा, और v भी क्या होगा, 0 होगा। तो t x और v तीनों 0 हो जाएंगे, तो आप एक काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अब देखो यहाँ से ये टर्म गायब हो गया, केवल हम ये टर्म सोल्व कर रहे हैं, तो के एफ किसके बराबर होगा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। अब ये देखो ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, ये 0 से x तक गया, ठीक है। इनिशियली 0 पे था और मैक्सिमली वो कहाँ जा रहा है, x पे जा रहा है। 0 से x गया, F0 f की जो वैल्यू है मैंने यहाँ से पुट कर दी, ठीक है। अब तो सिंपल एक इंटीग्रेशन ही करना है, इसको आप वर्कआउट कर सकते हो। बस ध्यान रखना यहाँ पर लिमिट जब x पुट करोगे तो वो ऐसा कैसा रहेगा, और जब 0 पुट करोगे तो इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ से देखो आपको वो के एफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या बना आपका, -F0 e⁻−kx अपॉन k प्लस F0 अपॉन k, ये बना। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इट विल अटेंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेंड करेगा। तो हमारी जो फाइनल जो एनर्जी आई है इसमें ये टर्म तो पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है। ये टर्म इस टर्म को कम कर रहा है, घट रहा है इससे। इससे क्या हो रहा है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में नुकसान हो रहा है, मतलब मैक्सिमम अटेंड नहीं हो रही है। मैक्सिमम अटेंड करने के दो ही तरीके हैं, या तो इस पूरे टर्म को 0 कर दो, ठीक है, या फिर इस x को जो है आप लोग क्या कर दो, 0 कर दो। x को 0 करते क्या होगा आपका, e की ये जो टर्म है आपका वो यहाँ से, सॉरी x को इनफाइनाइट कर दो, ठीक है। e⁻∞ क्या होता है, 0 के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इफ F0 e⁻⁻kx, ये वाला टर्म इस 0 या तो 0 हो या मिनिमम हो। मिनिमम के लिए मतलब कंडीशन क्या होगी, x इक्वल टू इनफाइनाइट हो। उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका टर्म 0 हो जाएगा और ये जो टर्म होगा वो F0 अपॉन के आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली फॉर्मेट में। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, F0 अपॉन के हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा मैक्सिमम कंडीशन पर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, है ना। फॉर ए लाइट बीम सपोर्टेड एट इट्स टू एंडेड, यानी कि कोई भी एक बीम है आपकी वो दो एंड पर सपोर्ट की गई है, एंड लोडेड एट द मिडिल पॉइंट, और उसके बीच वाले पॉइंट ओ कोई दिया है जहाँ पर आपने कोई वेट W लटका दिया है। द डिस्पर्सन ऑफ द मिडिल पॉइंट इज गिवन बाई, यानी कि जो डिस्पर्सन जो होगा वो उसकी जो बीच वाले पॉइंट पर क्या होगा, और इनमें से आपको वो डिस्पर्सन चूज करना है आपको। इसका देखो सिंपल मैथमेटिकल एक फार्मूला था, जिसे फार्मूला याद था उन्होंने सॉल्व कर लिया है। ये देखो जब भी कोई बीम है उन दोनों को यहाँ से बांधा गया है और कोई भी ओ आपका वेट यहाँ पे लटकाया गया है, तो ये मान के चलते हैं कि जब उसको सेंटर से जब उसको बेंड किया जाता है तो दोनों हिस्सों पर बराबर वेट लगता है। अगर यहाँ वेट W है तो यहाँ लगेगा W/2, यहाँ लगेगा W/2 लगेगा। अब ये आपका एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ये कॉमन फार्मूला है। और इस कॉमन फार्मूले आप नोटिस करोगे एवरीथिंग इज ओके, एक IG शब्द यूज लिया गया है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज लिया गया है वो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। हमारे वाली कंडीशन क्या दी हुई है, एक रेक्टेंगल बीम वाली कंडीशन दी है ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कि ये लाइट बीम, कोई भी एक बीम हमें दी गई है, तो रेक्टेंगल बीम के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाता है, B/d⁴/12 है। यहाँ इसकी ये चौड़ाई है और ये इसकी मोटाई है। आपको कुछ नहीं करना है, इस IG वैल्यू को यहाँ पुट करना है। पुट करने पर इसको सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला ये प्राप्त होगा। हो सकता है अगली बार जब क्वेश्चन पूछा जाए RPSC में तो हो सकता है वहाँ पे रेक्टेंगल बीम ना दे करके वहाँ पे सर्कुलर बीम दे दिया जाएगा,
तो सर्कुलर बीम के लिए आई जे का फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाता है, इसको भी आपको इसमें पुट करना है और आपको ये फॉर्मूला निकालना है। लेकिन हम अभी इस पर विचार नहीं करेंगे, अभी हम केवल इसी पर विचार करेंगे कि ये जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। जो क्या होगा हमारे ये 4/, ये जो आपका आंसर है आपका, इन्होंने क्या किया है कि केवल आईजी में ही हमसे मांग लिया है, मतलब हमें तो केवल फॉर्मूला ही पता होना चाहिए था, है ना। ये फॉर्मूला ही हमें केवल क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए। तो आपको फॉर्मूला ए जो आपका है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आइडेंटिफाई द करेक्ट है ना, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन सिंबल है द यूजुअल मीनिंग। आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन किस में दिया हुआ है, सीवी में, आर में, और ये आर सीपी में आर, मतलब इसका मतलब आपको ये मेयर रिलेशन दिया हुआ है आपको, है ना। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो सीवी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और सीपी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आर के रिस्पेक्ट में। कौन से, बड़े वाले आर के रिस्पेक्ट में। देखो इधर आपको पता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ये आपका मेयर रिलेशन होता है। इन सब के स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है। आर आपका जो है वो मेयर रिलेशन कांस्टेंट है आपका। सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, आर के बराबर होता है। तो क्या होगा, सीपी, इस इक्वेशन को आप सीपी से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, 1 माइनस सी वी अपॉन सी पी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, और यहाँ से क्या 1 अपॉन आर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को पुट कीजिए यहाँ पर। अब तो क्या करना है, बस एक थोड़ा सा वर्कआउट करना है और आपको क्या निकालना है, सी पी की वैल्यू निकालनी है। सी पी की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल आर डॉट कैपिटल आर अपॉन आर माइनस आर। तो आपका आंसर नंबर 2 जो है आपका वो आपका क्या होगा, सही होगा। आंसर 2 आपका सही होगा। आप चाहो तो सीवी में निकाल के देख लेना, इनमें से कोई फॉर्मूला मैच नहीं खाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका। विच पार्टिकल विल हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा पार्टिकल इनमें से एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन रखता है। क्या मेजॉन रखता है, या फोटोन रखता है, या हिग्स बोसॉन रखता है, या क्वार्क रखता है। तो देखो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि फर्मियोन हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन रखता है, केवल फर्मियोन रखता है। मेजॉन जो है, फोटोन जो है, हिग्स बोसॉन जो है, ये सारे के सारे बोसॉन होते हैं, है ना। ये सारे क्या होते हैं, बोसॉन होते हैं। क्वार्क जो होता है असल में, क्वार्क असल में फर्मियोन्स का पार्ट होता है। लेप्टॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी फर्मियोन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो असल में एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन रखता है, फर्मियोन रखता है। तो यहाँ पर क्वार्क जो आपका आंसर है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 88 क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ द रेड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए हाइड्रोजन एटम विल बी क्लोज टू ऑफ मास। यानी कि हाइड्रोजन एटम को आप कंसिडर करोगे तो क्या होगा, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। उनका अगर रेड्यूस मास निकालते हो अगर, तो वो किसके द्रव्यमान के आसपास होगा, बराबर होगा, न्यूक्लियस के बराबर होगा, या प्रोटॉन के बराबर होगा, या इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इस पूरे पेपर में मेरे को ये देखिए, ये आपके रेड्यूस मास का फॉर्मूला है ना। 1 अपॉन म्यू मतलब रेड्यूस मास है आपका। इसे मैं म्यू को आप यूँ भी लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसे निकाला जाएगा, पहले का 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास प्लस 1 अपॉन आपका प्रोटॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, आपको ये रिमेंबर होना बहुत ज़रूरी है ना। और प्रोटॉन का मास भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। आप कुछ नहीं करना, आप तो केवल इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को सॉल्व करना है। आप इसे सॉल्व करोगे अगर, तो म्यू बराबर क्या आएगा, me.mp अपॉन me प्लस mp। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए जैसे मैंने पुट किए। रिजल्टेंट आप क्या देखोगे कि हमारा आंसर जो आएगा, रिजल्टेंट जो आपका मास आएगा, रेड्यूस मास जो आएगा, वो 10⁻³ की पावर में आ रहा है। जो कि इसे आप थोड़ा लिखो तो क्या होगा, 10 × 10⁻³ होगा। जो असल में रेड्यूस जो मास है आपका, वो इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी के पास आ रहा है आपका, है ना। रेड्यूस मास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी के पास आ रहा है। तो आपका इस पूरे सिस्टम का, हाइड्रोजन के पूरे सिस्टम का रेड्यूस मास होगा, वो असल में इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी के पास का है। तो आपका जो रेड्यूस मास है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। किसके होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि सम स्पेशल इक्विपमेंट, सम स्पेशल इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोइन फिग। ये आपको कोई एक सरफेस दिया गया है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन भी फाइंड आउट, किसकी फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट डिक्रीज विद डिस्टेंस
इनकी वो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है एज ई का। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर इन्होंने ये 3/r² और ये इसकी यूनिट है, v माइनस जो डैश है इसकी यूनिट है, असल में ये v/m होनी चाहिए थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड इज रेडिकली आउटवर्ड, तो हमें दो चीज़ देखो, एक तो मैग्नीट्यूड तो इस प्रकार का होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है या इनवर्ड है जो भी हमें बतानी पड़ेगी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। सिंपली मैंने यहाँ पे बना, जो डायग्राम था बना लिया मैंने। डायग्राम में आप क्यों नोटिस करोगे आप कि इन्होंने कहा है इक्यू पोटेंशियल है, तो देखो इधर 10 सेंटीमीटर दूर जाता हूँ तो मेरा जो मतलब जो पोटेंशियल है मेरा वो कितना होता है 60 होता है। जब मैं 20 जाता हूँ तो मेरा पोटेंशियल कितना होता है 30 होता है। जब मैं 30 जाता हूँ मेरा पोटेंशियल कितना होता है 20 होता है। और यहाँ पर इक्यू पोटेंशियल बोला गया है ना। इक्यू पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हर बार पोटेंशियल की वैल्यू क्या नहीं सेम आनी चाहिए। हमारी पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस और इसका पोटेंशियल गुणा करते रहो हमेशा। 60 को 10 से गुणा करो क्या होगा आपका 600 आएगा। 20 को आप 30 से गुणा करो 600 आएगा। 30 सेंटीमीटर को 20 से गुणा करो फिर आपका 600 आएगा। मतलब ये हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी डायमेंशंस पूरी सही है हमारी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा देखते हैं, क्या होता है KQ/r² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है, असल पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। सिंपल पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला V/r भी लिखा जाता है और V पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो KQ/r भी लिखा जाता है। इस प्रकार ये फॉर्मूले को आप मैच करोगे तो आप क्या पाएंगे कि K और Q, K तो आपका कांस्टेंट है, Q आपका आवेश है, ये आप KQ किसके बराबर होगा V.r के बराबर है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए मुझे K और Q की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने इस पोटेंशियल फॉर्मूले का सहारा लिया। और क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू मुझे दी हुई है, R की वैल्यू मुझे दी हुई है, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। KQ की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस फॉर्मूले से V.r के बराबर होगी और वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है पहले वाले केस में, है ना। 10 सेंटीमीटर तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर, है ना, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो मेरा K की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। आप देखोगे सभी में आपकी वैल्यू यही आएगी, है ना। मैंने कहा था ना 20 और 30 करोगे तो क्या होगा, फिर वापस क्या होगा 20 × 30 वाले सेम वापस 6 वैल्यू आएगी आपकी। अब ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पुट कर दी, E बराबर क्या आ रहा है 6/r² आ रहा है, ठीक है, V/m। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है 6/r² आ रहा है। तो हम हमारे ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में यहाँ पे देखो 3/r² आ रहा है, ये तो गलत हो गया। 6/r² के लिए एक ही में आ रहा है, तो एक तो यहीं से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। फिर भी इसकी डायरेक्शन देखें तो याद रखना इक्यू पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है आउटवर्ड होती है, हमेशा क्या होती है आउटवर्ड होती है। और आप ये भी देखोगे कि आर के साथ इसका क्या संबंध है, संबंध ये कि जब आर की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता है ना। इफ आर इज इंक्रीज ई इज डिक्रीज एंड ई इज रेडिकली आउटवर्ड। तो आपका आंसर नंबर जो 2 है आपका वो सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, सुपर कंडक्टिविटी से संबंधित क्वेश्चन है। द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ ए टाइप 1 सुपर कंडक्टर इज, यानी सुपर 1 जो सुपर कंडक्टर होता है टाइप फर्स्ट वाला होता है, उसकी मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होती है, वो भी कौन सी वाली रिलेटिव वाली, है ना। तो ये भी देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिंपल हमने एक डायग्राम बना लिया कि टाइप 1 सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिसके भी आप एज्यूम कर रहे हो वो हमेशा वहाँ उस टाइप 1 सुपर कंडक्टर के आउटसाइड से अब क्या होता है हमेशा फील्ड लाइंस निकलती है, जिसे माइजर्स इफेक्ट भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो सुपर कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है μ0 I + H होता है, I मतलब करंट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड विथ μ0 के साथ मल्टीप्लाई होता है। और आपका जो परमिटिविटी ऑफ द सुपर कंडक्टर होता है उसको इस प्रकार फॉर्मूले में लिखा जाता है μr जो है असल में आपका वो रिलेटिव है ना मैग्नेटिक परमिटिविटी होता है, जो असल में हम लोगों को निकालनी है ना। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ही तो हमें निकालनी है ना, तो हमें μr की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है इसमें अपन क्या करेंगे I को रिप्लेस कर देंगे, आपका x मान लो या जीटा मान लो, जीटा s से कर देते हैं ना। और यहाँ पे जीटा का मतलब क्या होता है ससेप्टिबिलिटी होता है आपका, ठीक है। इसको पुट किया आपने, μ0 की वैल्यू को आपने यहाँ से पुट किया तो आपका क्या आएगा μ0 और μr आ जाएगा आपका। और यहाँ से क्या होगा कि μr की वैल्यू आपको पता लगानी है। आपको पता है कि किसी भी टाइप 1 सुपर कंडक्टर होता है उसके अंदर b की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर वहाँ पे b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो μr की वैल्यू स्वतः ही क्या हो जाएगी
जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ये इस फॉर्मूले में, ठीक है, ये म्यू ही चल रहा है आपका, है ना। तो आपका बी जीरो होगा तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, म्यू आर भी क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका 90 वाले का जो आंसर है आपका वो क्या होगा असल में, वो आपका जीरो होगा आपका। अपन क्वेश्चन नंबर 91 पे बात करते हैं। इन विच ईयर इनफॉर्म, अच्छा ये कोई साइकोलॉजी क्वेश्चन तो नहीं है, वेरी फर्स्ट, नहीं साइकोलॉजी क्वेश्चन नहीं है आपका ये। इन विच ईयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस वर्ड वाज यूज वेरी फर्स्ट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वर्ड। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, वो एक चैप्टर है ना आपका, उसमें से ये उठाया गया है। इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं 1950 होगा, जो आपको रिमेंबर होना चाहिए। ये आपका आंसर क्या होगा 1950 होगा। इस वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 पे बात करते हैं। लेमार फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोटॉन इज गिवन बाई, लेमार फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन की क्या होगी, ये भी एक मतलब फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन था। लेमार फ्रीक्वेंसी जो होती है असल में वो होती है म्यू बराबर डब्ल्यू पी अपॉन 2 पाई होती है। सिंपल वही किया है ना, ओमेगा वेलोसिटी का 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे ओमेगा पी है उसको मैथमेटिकली इस प्रकार लिखते हैं 2 म्यू पी बी अपॉन एच क्रॉस लिखते हैं। और इस एच क्रॉस को आप क्या लिख सकते हो, एच क्रॉस बराबर क्या होगा एच अपॉन 2 पाई होगा। मैंने 2 पाई को ऊपर पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आप क्या नोट करोगे कि इस फ्रिक्वेंसी में इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, यहाँ 2 पाई ऑलरेडी था और एच क्रॉस का जो 2 पाई था वो असल में ऊपर गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू पी जेड बी अपॉन एच हो जाएगा। यहाँ पर जेड मतलब इन डायरेक्शन ऑफ जेड, है ना। तो आंसर आपका जो 2 है वो असल में आपका क्या होगा, सही होगा। ये आपका आंसर क्या होगा, आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है आपका द मैक्सिमम एनर्जी इन द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम ए हॉट बॉडी ए अकर एट ए वेवलेंथ ऑफ 130 माइक्रोमीटर फॉर ए सेकेंड हॉट बॉडी बी द मैक्सिमम एनर्जी इन द थर्मल रेडिएशन अकर एट ए वेवलेंथ ऑफ 65 माइक्रोमीटर। द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ए एंड बी। देखो दो बॉडी है, उन दोनों की टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आपकी जो है वो वेवलेंथ दी गई है। ये ब्लैक बॉडी संबंधी क्वेश्चन है आपका। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है दोनों के टेम्परेचर में किस प्रकार से रिलेशन होगा, अगर उनकी वेवलेंथ में इस प्रकार का रिलेशन है तो। देखो इसके लिए देखो हमने क्या किया, सिंपली हमने एक डायग्राम बना लिया। ये हमारी बॉडी नंबर ए है, ये हमारी बॉडी नंबर बी है। दोनों के लिए मैंने क्या किया, एक ऊर्जा का जो आपका जो ग्राफ बनता है रेडिएशन का वेवलेंथ के साथ में, यानी कि आपके जो एनर्जी का मैंने बना दिया है। इस प्रकार में क्या कहा गया, मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी इस टेम्परेचर टी ए पर है, बी में मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी टी बी पर है। जब आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर में जब आप लोग कोई फार्मूला फाइंड आउट करते हो तो विंग लॉ का फार्मूला फाइंड आउट करते हो, है ना, यूजिंग द विंग लॉ। विंग लॉ में क्या आता है, लैम्बडा ए टी ए, टेम्परेचर और लैम्बडा का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा कांस्टेंट बी होता है ना। तो दोनों के लिए क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब दोनों को बराबर कर दीजिए। अब तो कुछ करना ही नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वेवलेंथ वो आप पुट करते रहिए और सिंपल टी के अंदर रिलेशन निकाल लीजिए। यहाँ पे 65 है, ये से कैंसिल होगा, यहाँ 2 बच जाएगा और ये आपका रिलेशन हो जाएगा 2TA बराबर TB। ये आपका क्या होगा, रिलेशन। जो आंसर नंबर 2 आपका जो है वो आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 94 पे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि एट what temperature T is the specific heat capacity due to free electron gas in copper equal to 10% of the due to lattice vibration। यानी कि ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की कॉपर की, वो 10% जो है वो रह जाती है ऑफ द लेटिस वाइब्रेशन। लेटिस वाइब्रेशन की क्या है, 10% है। बाकी सारे कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं कि आपको फर्मी एनर्जी ये होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये होगा, और T ग्रेटर देन 5 तो नहीं कहेंगे, थीटा डी कहेंगे, डी बाई टेम्परेचर होगा। तो हमें क्या करना, देखो हमें जो कहा गया हम वही फॉलो करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए कॉपर की जो है वो सिंपल इस प्रकार लिखी जाती है। सिंपल फॉर्मूला को बुक में मिल जाएगा आपको। यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये आपकी फर्मी एनर्जी है। लेटिस वाइब्रेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो इस फॉर्मूले से लिखी जाती है। वो क्या होगी, CV है ना, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर लेटिस, L लगा दी, वो लेटिस वो क्या होती है 3 KB। असल में ये R की फॉर्म में लिखी जाती है, कहते हैं ना 3R लिखते हैं कई बार अपन, ये क्या 3 KB होती है।
अब क्वेश्चन कहता है कि आपकी ये वाली स्पेसिफिक हीट जो है वो किसके बराबर है, इक्वल टू 10% ऑफ ए लेटेस्ट वाइब्रेशन के। तो ये वाली इसके बराबर है 10% से। 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 1/10 हो गया। फॉर्मूला मैंने दोनों का फॉर्मूला है जैसे उतार दिया मैंने। अब तो मुझे क्या करना है, बस इसको सोल्व आउट करना है और टेम्परेचर टी निकालना है मेरे को। इसको मैं सोल्व आउट करूँगा क्योंकि ई एफ की और के बी की वैल्यू मुझे गिवन है ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में, वो पुट करूँगा मैं और मेरे को टी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4.98 × 10⁻³ केल्विन मेरे को आंसर मिलेगा। तो आपका आंसर नंबर 1 होगा वो क्या होगा, आपका सही होगा, ये वाला आंसर आपका सही होगा। हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। इन द फिगर शो बिलो द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1। कैपेसिटर C1 पर क्या चार्ज होगा, है ना। तो आपको कैपेसिटर सारे आपको दिए हुए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखो मैंने सर्किट डायग्राम सिंपली बना दिया है और तीनों कैपेसिटर की वैल्यू मैंने लिख ली है यहाँ पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे हम लोग, तो देखो ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे लीनियरली आपके C2 और C3। फिर जुड़ने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, C23 बनेगा, जो यहाँ पर बनेगा वो दोनों क्या है, वो दोनों सीरीज के अंदर हैं। तो वो इस प्रकार से क्या होंगे, पैरेलल की जिस रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं ना अपन, वैसे वो ऐड हो जाएंगे। उसका फॉर्मूला आप देखोगे अगर तो C इक्विवेलेंट जो मेरे को है वो कितना 12.7 मिलेगा। आप कह रहा है कि इक्विवेलेंट मिल गया, आप कह रहा है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 क्या होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV होता है। तो Q बराबर क्या होगा, C1.V। और आपको पता है कि C1 जो आपका इक्विवेलेंट जो आपका है वो असल में कितना है, 12/7 है जो हमने निकाला है अभी। उसको V मतलब आपका वोल्टेज कितना दिया गया, 100 वोल्ट दिया गया, उससे आपको मल्टीप्लाई करते जब क्या मिलेगा, 1200/7 माइक्रो कूलाम आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा आपको। तो आपका आंसर नंबर जो आपका 4 है, जो आपका आंसर नंबर वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 से अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।